तो दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है यशवंत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यशवंत सिंह वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर। इसमें हम आपको बताते और सुनाते हैं महान शिकारियों द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके शिकार के दौरान जो भी घटनाएं घटित होती थी, तो उसको हम अपने रोचक और रोमांचक अंदाज में आपके बीच लेकर आते हैं। और इस समय जो अपनी कहानी चल रही है, ऐसे ही एक मशहूर शिकारी जिम कार्बेट साहब की एक पुस्तक है, द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। एक ऐसे आदमखोर कैदियों की कहानी है जिसने 8 वर्षों तक उस 500 वर्ग मील क्षेत्र में और प्रति वर्ष कम से कम 60 से 70 हजार जो तीर्थ यात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते थे, सबको आतंकित करके रखा था। तो दोस्तों इस सीरीज में अब तक हम 5 एपिसोड कर चुके हैं। 6वां एपिसोड हमको करना है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं कि 6वां एपिसोड लाने में मुझे काफी वक्त लग गया, तकरीबन 7 से 8 दिन का समय लग गया। तमाम परेशानियों के कारण मैं वो एपिसोड नहीं कर पाया। मैं जानता हूं कि जो भी कहानी के शौकीन लोग हैं उनको काफी दुख हुआ होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं और उम्मीद आप ये रखिए कि मैं प्रयास करूंगा कि अगर हर रोज मैं कहानी नहीं आपके बीच लेकर आ पा रहा हूं तो हर तीसरे दिन एक स्टोरी जरूर यूट्यूब पर मैं अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों अब 6वां एपिसोड जहां से मुझे शुरू करना है, मैं उसके पहले थोड़ा सा रिकैप 5वें एपिसोड का बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो भी नए साथी हमारे जुड़ते हैं या पुराने साथी जो एक हफ्ते पहले उस 5वें एपिसोड को देखे हैं, तो उनको 6वां एपिसोड समझने में आसानी हो। तो 6वें एपिसोड में बस ज्यादा नहीं 30 सेकंड में लूंगा। तो 6वें एपिसोड में, वो 5वें एपिसोड में माफ कीजिएगा, जिम कार्बेट जब उस महिला को, उस आदमखोर ने मार दिया और मारने के बाद उसके शव को लेकर एक नाले में चला गया, जहां उसने उसके शव में आधा हिस्सा खा लिया था, तो जो आधा बचा हुआ हिस्सा था, तो जिम कार्बेट ने वहां मचान लगाई रात को, और मचान लगाकर रात भर उसका इंतजार किया। और रात को वह नरबक्षी आया भी, लेकिन तूफान और भारी बारिश ने वहां के पूरे वातावरण को इस तरीके से बना दिया था कि जिम कार्बेट को वो दिखा नहीं, और मजबूरन एक आभास पर इन्होंने एक गोली चला दी जो शायद उसके बहुत ही नजदीक से निकल गई। और इसके बाद जिम कार्बेट उस चीज को लेकर काफी परेशान थे। तो यहां तक ये 5वां एपिसोड हुआ था। अब 6वां एपिसोड मैं आज जहां से शुरू करना जा रहा हूं, तो अब आप उसको सुनिए। तो कार्बेट बताते हैं कि जब उस रात मेरे साथ जो हादसा हुआ और सुबह जब मैं पहाड़ी से नीचे रुद्रप्रयाग की तरफ उतर रहा था, तो उस रात के कटु अनुभव मुझे काफी परेशान कर रहे थे। बताते हैं कि वो मायावी समय जिन्होंने मेरे साथ और गढ़वाल वालों के साथ जो खेल खेला था, ऐसा उसे नहीं खेलना चाहिए था। कार्बेट बताते हैं कि अगर इस चीज को मैं एक सामान्य बात मान लूं तो मैं मान सकता हूं, लेकिन हमारे गढ़वाल के लोग आदमखोर के मामले में मुझे दैवीय शक्तियों से संपन्न मानते थे। और यही नहीं, जब मैं रुद्रप्रयाग आ रहा था तो यह खबर मेरे वहां निकलने से पहले, नैनीताल से निकलने से पहले ही यहाँ पहुंच गई थी। और जब मैं गढ़वाल पहुंचने में तकरीबन आधा रास्ता तय कर चुका था, तो उस समय मैं जिसके दरवाजे से निकल रहा होता, जिसके खेत खलियान के बगल से निकल रहा होता, जिसके घर के सामने से निकल रहा होता, तो जो लोग भी मुझसे मिलते थे बहुत ही प्रेम से, आदर पूर्वक मुझसे हाथ मिलाते, मुझे दुआएं देते और सब कहते कि आप जरूर अपने इस मकसद में कामयाब होंगे। और उनका यह भाव देखकर मेरा हृदय जो है काफी गदगद हो जाता था। और जितना गदगद होता था उतना ही मैं परेशान भी होता था। और परेशान होने की वजह जो थी वह यह, इतने लोगों का जो विश्वास था वो मेरे ऊपर था, और कहीं अगर इस विश्वास में मैं चूक गया तो फिर उन लोगों का मैं क्या जवाब दूंगा, इस चीज को सोचकर मैं काफी निराश भी रहता था। और जब भी मैं कभी अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचता था तो इसे शिद्दत से महसूस भी करता था। हाँ, लेकिन आज जब मैं ऊपर से पहाड़ी से नीचे उतर रहा हूं, अगर इस समय किसी ने मुझे देखा होता तो देखने के बाद उसके मन में जो भाव उत्पन्न होता वह यही कि ये एक व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द सैकड़ों हजारों लोगों की तादाद हमेशा जुड़ी रहती थी नरबक्षियों की कहानियां सुनने के लिए, जो मेरे द्वारा शिकार किया गया था, आज एक अकेला और हारा हुआ व्यक्ति उतर रहा है नीचे। और उनके अंदर एक भावना यह भी जागृत होती कि वो यह महसूस करते कि मुझे अपनी सीमाओं के बारे में पता है, और मैंने जो ये बीड़ा उठाया है इस नरबक्षी को मारने के लिए, ये मेरे कुव्वत की बात नहीं है,
कार्पेट बताते हैं कि जब मैं रुद्रप्रयाग पहुंचा तो यहाँ का भव्य वातावरण, यहाँ का मनोरम दृश्य देखकर मैं काफी आह्लादित था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में फैले हुए तकरीबन 500 वर्ग मील के क्षेत्र में और विचरण करने वाले तकरीबन 50 से 60 तेंदुए, जिनमें मुझे एक विशेष की पहचान करनी थी जो कि आदमखोर है, और पहचान करके उसको गोली मारना था। और क्षेत्र यहाँ का ऊबड़ खाबड़ जंगली। तो ऐसी स्थिति में मुझे उस विशेष जानवर को, जो कि आदमखोर बन चुका था, उसको पहचानना और पहचानने के बाद गोली मारना, ये सारी चीजें सोचकर वह सारी सुंदरता और भव्यता आज मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मेरे अंदर जो विचार चल रहे थे, जो मेरी गलतफहमी थी, शायद यहाँ के लोग उस चीज से सहमत न हो, क्योंकि उनके अंदर वो जानते हैं कि मैंने कई लोगों को, पहाड़ में रहने वाले कई गांवों को मैंने आदमखोरों से मुक्त कराया है। और उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि मैं भी जब यहाँ पहुंच गया हूं तो जरूर उनको, जो 8 वर्षों से उसके दहशत और आतंक में जी रहे हैं, उनको भी मैं निजात दिलाऊंगा। और हुआ भी इस तरीके से। जब मैं पहले यहाँ पहुंचा और उसके दूसरे दिन जब मैं उसकी खोज के लिए नदी के उस पार एक बकरा बेट के रूप में लगाया, तो संयोग से उस रात उस आदमखोर ने उस बकरे पर हमला कर दिया। मैंने उसके पगचिन्ह देखे और उस पगचिन्ह से मैंने पहचान की। और फिर सौभाग्य से दुर्भाग्य से उसने दूसरे दिन एक महिला का शिकार कर लिया। मैंने वहां भी तमाम कोशिशें की। मैं ज्यादा से ज्यादा जनहानि रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं बार बार उसमें असफल होता रहा। और उसी का नतीजा यह था कि कल रात में उत्तेजना में मैं वह गोली चला दिया, जो शायद मुझे कई महीनों चलाने का अवसर न मिलता। अब जिम कार्पेट बताते हैं कि कल जब मैं शाम को ऊपर अपने साथियों के साथ, अपने सेवकों के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा था मचान के लिए, तो मैं मन ही मन उस नरभक्षी को मारने का जो आकलन कर रहा था, मैं उसमें सोच रहा था कि पहली चीज तो रात्रि का समय होगा, और रात्रि के समय में ऐसे में मेरे पास निशाना लगाने के लिए कोई रोशनी नहीं होगी। और दूसरा कि उस आदमखोर के बारे में उस समय विदित हो चुका था क्षेत्र में कि वह अपने शिकार पर दोबारा लौटकर नहीं आता है। और ये सब सोचने के बाद मैं मेरा मन जो है यह कह रहा था कि शायद मैं असफल हो जाऊं, लेकिन उस असफलता के साथ साथ मेरे पास सफलता के 2 गुने चांस ज्यादा थे। और उसकी वजह का जिक्र करते हुए कार्पेट बताते हैं कि जब मैं मिशेल कीन से मिलने गया था और मैंने उनसे आग्रह किया था कि मैं गढ़वाल जाना चाहता हूं और गढ़वाल जाके वहां के लोगों को उस आदमखोर से मुक्ति दिलाना चाहता हूं, तब उन्होंने मुझसे पूछा भी था। और उन्होंने पूछा था कि क्या मेरे पास वो जरूरत की चीजें, जो जरूरत के सामान होने चाहिए, वो सब है। तो मेरे पास उस समय जरूरत की चीजें थी, सब थी, लेकिन रात को वही निशाना लगाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन रात्रि की रोशनी मेरे पास नहीं है, जिससे कि मैं उस आदमखोर को निशाना लगा सकूं। इसके बाद कार्पेट बताते हैं कि मिस्टर कीन ने मुझसे वादा किया और मुझे भरोसा दिलाया कि मैं रुद्रप्रयाग के लिए निकलूं, और मेरे वहां पहुंचने से पहले सरकार द्वारा रात्र में देखने वाली एक बैटरी की व्यवस्था में करा दी जाएगी। और मैं जब पहुंचा यहाँ, तो जब मैंने पाया कि बैटरी नहीं पहुंची है, तो मुझे काफी हताशा हुई। लेकिन उसी समय मेरे अंदर एक जो इच्छा शक्ति थी और मेरी जो क्षमता थी, जो रात्रि में देखने की क्षमता थी, उसके बूते मेरी सफलता के चांस 2 गुने ज्यादा थे। और यही नहीं, उस रात मैं जब मचान बनाया और उसके साथ साथ जो नया उपक्रम मैं अतिरिक्त अपनी राइफल और शॉटगन लेके गया था, जो उसका इस्तेमाल करने के लिए हमने योजना बनाई थी, मैंने पूरी तरीके से उसको जांचा परखा था, कहीं कोई त्रुटि उसमें नहीं थी। और इस चीज को देखकर मैं काफी आह्लादित था, काफी प्रसन्न था कि अगर बाघ मेरी गोली से बचता है तो मेरे उपक्रम के झांसे में अगर फंसेगा, और जरूर फंसेगा, क्योंकि मैंने उस तरीके की व्यवस्था की थी, और फिर तुरंत उस पर गोली चल जाएगा। लेकिन खराब किस्मत ने मेरा साथ दिया, और उस रात इतना भयंकर तूफान और बारिश आई कि मेरा जो बना बनाया काम था, सब चौपट हो गया। और जब यह निराशा मुझे हाथ लगी और मेरी सफलता
असफलता के रूप में परिवर्तित हो गई, तो जाहिर सी बात है कि पूरे क्षेत्र में इस चीज की चर्चा होनी ही थी। लेकिन ये सब होने के बाद जब मैं सुबह उतरा तो मैंने गर्म पानी से, चूंकि मेरे सेवक भी वहां पहुंच चुके थे, मैंने गर्म पानी से नहाया। नहाने के बाद मैंने थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने कसरत की और फिर मैंने विवेकपूर्ण विचार किया अपनी उस असफलता पर। और जब मैंने अपनी उस असफलता पर विवेकपूर्ण विचार किया और अपने भाग्य को कोसना बंद किया, तो मैंने पाया कि शायद जिस तरीके से रेत पर गिरे हुए दूध के लिए पछताना है, उसी तरीके से मेरे द्वारा कल रात में निरर्थक दागी गई गोली पर पछताना है। लेकिन हाँ, अब मेरे पास वो बैटरी भी आ गई है जिससे कि मैं रात में निशाना लगा सकता हूँ। जो व्यक्ति बाघ और उस भयंकर तूफान के खतरे को झेलता हुआ रात्रि में लेकर मेरे पास आया था, तो रात्रि में देखने के लिए मेरे पास व्यवस्था भी हो गई है। अब मुझे सर्वप्रथम यह पता करना है कि बाघ ने रात्रि में नदी क्रॉस किया है या नहीं। अगर बाघ ने नदी नहीं क्रॉस किया है तो उसको मैं सीमित दायरे में रखने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। और अब रात्रि में मेरे पास निशाना लगाने के लिए बैटरी भी है, तो हो सकता है कि मौका फिर से बन जाए। और मैंने तत्काल उस पुल पर, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि अगर वह नदी क्रॉस करेगा तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक चटवा पीपल वाला पुल, जो कि तकरीबन जहां मैंने उसके ऊपर गोली चलाई थी वहां से 14 मील की दूरी पर था, और दूसरा रुद्रप्रयाग पुल। और मैंने अंदाजा लगाया कि जिस समय मैंने उसके ऊपर गोली चलाई थी उस समय से और सूरज निकलने के बीच महज चंद घंटे ही बाकी थे। और ऐसे में बाघ को उस समय गोली उसके चाहे कितने भी नजदीक से निकली हो, उसे कितना भी नुकसान पहुंचा हो, कितना भी झटका उसे लगा हो, लेकिन वह 14 मील की दूरी उतने समय में नहीं कर सकता। तो इसलिए ज्यादा चांसेस हैं कि वह रुद्रप्रयाग पुल से ही नदी को क्रॉस करेगा। और ऐसे में मैंने दिमाग लगाया कि रुद्रप्रयाग नदी पर जाने के लिए तीन रास्ते जो है, एक उत्तर की तरफ से है, एक दक्षिण की तरफ से है और एक रुद्रप्रयाग बीच बाजार से है। मैंने बहुत बारीकी से उन तीनों रास्तों का मुआयना किया कि शायद कोई पगमार्क्स, ताजे पगमार्क्स हमको मिल जाएं, जिससे मुझे अंदाजा हो जाए कि उस आदमखोर ने नदी क्रॉस किया है या नहीं। लेकिन मुझे पुल तक कोई पगमार्क्स नहीं मिले। इसके बाद मैं नदी को क्रॉस करके केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तकरीबन आधा से 1 मील, वहां भी मैंने गहन निरीक्षण किया। वहां भी मैंने देखा कि कोई इस तरीके के निशान नहीं है। और फिर मैंने उस पगडंडी पर भी मुआयना करना चाहा और किया भी, जिस पगडंडी पर आगे चलकर मैंने झाड़ियों के पास अपने बकरे को बांधा था, तो वहां भी मुझे कोई पगमार्क्स नहीं मिले। तो अब मैं जब इस पूरी चीज को तहकीकात करने के बाद पूर्ण विश्वास मैंने कर लिया कि उस आदमखोर ने नदी नहीं क्रॉस किया है, तो मैंने फैसला किया कि अब इन दोनों पुलों को, रुद्रप्रयाग पुल को और चटवा पीपल पुल, दोनों को रात्रि के समय बंद करना है। और काम आसान था और मुझे मदद भी मिल रही थी। तो ऐसे में मैंने, जो वहां चौकीदारी पुल पर करते थे, उन लोगों से मदद मांगी, तो उन्होंने तैयारी कर ली कि ठीक है, शाम के समय हम पुल को बंद करेंगे। लेकिन समस्या इस बात की थी कि तकरीबन 30 मील क्षेत्र में इस तरफ और उस तरफ दोनों को जोड़ने वाला केवल वही दो पुल थे। और ऐसे में वहां जो भी निवास करते हैं, वहां के निवासियों के लिए इस तरीके का काम करना बिल्कुल जायज नहीं था। लेकिन वहां मेरी किस्मत मेरे साथ थी, क्योंकि उस समय उस बाघ द्वारा, उस नरभक्षी द्वारा, उस आदमखोर द्वारा जो शाम के समय अघोषित कर्फ्यू लगाया गया था, जिसके कारण सूरज ढलते ही, जैसे ही सूरज की रोशनी मध्यम पड़ती थी, लोग घरों में कैद हो जाते थे। तो उस समय रात्रि में पुल का इस्तेमाल ही नहीं होता था। और फिर मैंने दोनों पुलों को बंद करने का आदेश दिया और मैं खुद रुद्रप्रयाग पुल पर निगरानी करता था। और वहां मैंने तकरीबन 20 रातें गुजारी। और कार्बेट बताते हैं कि वो 20 रातें जो मेरे द्वारा वहां गुजारी गई थी, उसका भी जिक्र करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो रातें मामूली रातें नहीं थी। कार्बेट बताते हैं कि मैं जब पुल पर वहां पहुंचा, तो जो उसकी मीनार थी उसके ऊपर तकरीबन 50 फुट के ऊपर एक 4 फुट
चौड़ा और तकरीबन 8 फुट लंबा एक सपाट जगह था, जहां पर कि मुझे चढ़कर वहां निगरानी करनी होती थी। और ऐसे में वहां पहुंचने के लिए सिर्फ 2 साधन मेरे पास थे। पहला साधन था कि जो लोहे के उस पे तार लगे हुए थे और जो पहाड़ियों पर जाकर उनको गाड़ा गया था, या तो मैं उस तार के सहारे तब वहां पहुंचूं, और या फिर मैं एक लकड़ी की सीढ़ी बनाकर फिर उसके ऊपर मैं चढ़ूं। तो तार को पकड़ कर जाना मेरे लिए ठीक नहीं लगा, क्योंकि उस पर काले रंग की पुताई हुई थी, तो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने अपने सेवकों से कहा कि एक सीढ़ी बनाकर तैयार करें, तो उन्होंने सीढ़ी का निर्माण किया। लेकिन संयोग से वो सीढ़ी भी जो बनी, वो उस सपाट स्थान से तकरीबन 4 फुट नीचे ही रहती थी। और फिर मैं उस सीढ़ी पर चढ़ता था और फिर वहां उस सपाट जगह पर अपने हाथ को रखकर अपने पैर से कलाबाजियां करते हुए मैं उस सपाट जगह पर, समतल जगह पर जो मंच था, वहां मैं बैठकर रात्र भर पहरेदारी करता था। लेकिन रात्र में, चूंकि वहां जो नदियां निकलती है हिमालय से, वो सब उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, और हवाएं वहां जो चलती है वो भी बहुत खतरनाक चलती है, क्योंकि जिन घाटियों से वो नदियां बहती है, तो दिन के समय जब उजाला होता है, सूरज की रोशनी जब निकलती है, उसके बाद से शाम तक तो वो हवाएं उत्तर से दक्षिण बहती है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, हवाएं विपरीत दिशा में बहने लगती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने लगती है और काफी तेज बहती है। और जिस समय मैं उस सपाट जगह पर बैठा होता था, तो वहां पकड़ने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मजबूरन मुझे उस मंच पर लेटना होता था। क्योंकि हवा का दबाव इतना तेज और झोंका इतना तेज रहता था कि अगर जरा सी भी लापरवाही हुई, तो वह सीधे तकरीबन 60 फुट नीचे जो है नुकीली चट्टान पर गिरता, और वहां से उछलकर फिर अलकनंदा के खून जमा देने वाले पानी में पड़ता। लेकिन कार्पेट बताते हैं कि मुझे पानी में गिरने से बहुत ज्यादा डर लगता था। मैं पत्थर पर गिरना ही ज्यादा पसंद करता था। लेकिन इसकी वजह भी उन्होंने बताई कि पत्थर पर एक बार अगर 60 फुट ऊंचाई से आप गिरते हैं और नुकीले पत्थर पर गिरते हैं, तो फिर पानी का कोई महत्व ही नहीं। और उस दौरान कार्बेट ने बताया कि जब 20 रातें मैंने गुजारी, तो उस दौरान मैंने देखा कि उस पुल से न तो कोई क्रॉस करने की मुझसे अनुमति मांगी और न ही कोई क्रॉस हुआ। अब इसके बाद कार्बेट बताते हैं कि यह प्रक्रिया मैं हर रोज अपनाता था। मैं शाम के समय पुल पर अपने सेवकों के साथ पहुंचता था, वो लोग सीढ़ी लगाते थे, मैं चढ़ जाता था। इसके बाद वो मेरी राइफल मुझे पकड़ा देते थे और फिर सीढ़ी नीचे गिराकर वो लोग वापस चले जाते थे। और सुबह के समय फिर वो वापस आते थे, फिर सीढ़ी लगाकर मैं नीचे उतरता था और फिर अपने कैंप की तरह, निरीक्षण बंगले की तरफ मैं पहुंचता था। और दूसरे दिन जब मैं वहां शाम को पहुंचा, तो मैंने देखा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग की तरफ से एक सफेद वस्त्र पहने हुए, काली लंबी घनी दाढ़ी वाला व्यक्ति, जिसके माथे पर और छाती पर वो चमक रहा है, और उसके हाथ में तकरीबन 6 फुट लंबा क्रॉस था। और जैसे ही वो पुल पर पहुंचता है, वह पुल पर पहुंचने के बाद अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने क्रॉस को आगे करके सर झुकाता है, और थोड़ी देर झुकाने के बाद फिर वो उठता है और फिर कुछ कदम आगे चलता है। और इस तरीके से करते करते जब वो मेरे पास पहुंचता है दूसरे किनारे पर, तो उसने हाथ उठाकर अभिवादन किया। लेकिन मुझे लगा कि शायद यह तपस्या में या किसी पूजा में लीन है, इसलिए मैंने उससे बात करना उचित नहीं समझा। लेकिन उसके आगे निकलने के बाद मेरे आदमियों ने, जो कि मेरे साथ आए थे, उन्होंने पूछा कि साहब, ये आदमी कौन सा है? तो मैंने बताया कि मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने इससे बात ही नहीं की। लेकिन हाँ, इसका नयन नक्श, इसका पहनावा, ये सब देखकर मुझे ये नॉर्थ इंडियन लग रहा है, और हाथ में जो क्रॉस लिया है, तो ये मुझे ईसाई लग रहा है, क्रिश्चियन लग रहा है। और फिर मैं रात्र की अपने पहरेदारी पर ऊपर चढ़ गया, और सुबह उतरकर जब मैं अपने निरीक्षण बंगले की तरफ वापस आ रहा था, तो मैंने देखा कि वह व्यक्ति, दाढ़ी वाला, नदी के किनारे एक चट्टान पर खड़ा होकर कुछ देख रहा है। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं बहुत दूर देश से आया हूं, और मैं इन गढ़वालियों को उस प्रेतात्मा से मुक्ति दिलाने के लिए आया हूं। तो मैंने पूछा, कैसे मुक्ति दिलाओगे? उसने बताया
मैं एक बड़ा सा पुतला बनाऊंगा किसी जानवर की जैसा, और फिर उसमें उस प्रेतात्मा को प्रविष्ट करा दूंगा अपने तंत्र मंत्र के द्वारा, और फिर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाएगा, और फिर गंगा जी उसे समुद्र में प्रवाहित कर देंगी, और फिर वह समुद्र में प्रवाहित होने के बाद इन लोगों को परेशान नहीं करेगा। तो कारपेट ने जब ये चीज सुनी तो उन्होंने बताया कि मुझे उसके कथनी और करनी में बड़ा फर्क सा नजर आ रहा था, लेकिन मुझे उसकी जो कथनी थी उसकी भी दाद देनी पड़ी। और उसकी यह वजह थी कि उन्होंने बताया कि जब भी मैं सुबह अपने बंगले की तरफ लौट रहा होता था तो मैं देखता था कि वह बड़ी शिद्दत के साथ कुछ रंगीन कागज, कुछ धागे, कुछ और कपड़े लेकर और मांस के टुकड़े लेकर वो पुतला बना रहा होता था और मन ही मन गुनगुना रहा होता। और जब काफी बड़ा पुतला उसने आधा बनाकर तैयार कर लिया तो एक दिन संयोग से बारिश और तूफान ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया। और जब उसका पूरा खेल बिगड़ गया तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो फिर से अपने काम में लग गया और उसने फिर से वो पुतले को बनाने का काम शुरू कर दिया। और एक दिन वो महान दिन आ ही गया कि जब उसने उस पुतले को बनाकर तैयार कर लिया। और कारपेट यहाँ बताते हैं कि जो उसने पुतला बनाया था वह किसी परिचित जानवर की आकृति के जैसा नहीं था। वह पुतला जिसने बनाया था उसने अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया था। और फिर जब वह बनकर तैयार हुआ तो गांव के तमाम लोग एकत्रित हो गए, और एकत्रित होने के बाद ढोल नगाड़े ताशे लेकर सब बजाने लगे, और फिर उस पुतले को उतार कर नदी तक लाया गया। और फिर जब नदी के किनारे लेकर वो पहुंचते हैं तो फिर वह मेरा मित्र दाढ़ी वाला बैठकर कुछ तपस्या करता है, और तपस्या करने के बाद उस पुतले को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है, और उसकी निर्बाध यात्रा प्रवाह की जारी रहे इसके लिए कुछ फूल और कुछ मिठाइयां भी और उसमें जल में अर्पित कर दी जाती है। और फिर एक दिन जब ये सब हो गया तो मैं दूसरे दिन जब लौट रहा था तो वहां कुछ लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए आए थे। तो मैंने पूछा कि वो मेरा मित्र जो यहाँ रोज बड़ी शिद्दत से अपने काम में लगा रहता था वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बताया कि साहब वो तो एक साधु थे, कहाँ से आए और कहाँ चले गए। तो कारपेट ने यहाँ जिक्र किया कि भारत में अगर आप किसी भी धर्म का लिबास पहन लीजिए, या गेरुआ वस्त्र धारण कर लीजिए, या भिक्षा के लिए कटोरा ले लीजिए, या क्रास ले लीजिए, कोई भी धर्म का चोला आप पहन लीजिए तो आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी आप जा सकते हैं और कोई आपसे आपका मकसद और आपका गंतव्य नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से जहां तक आज मैंने कहानी आपको बताई, अब आगे कहानी में जिम कारपेट उस आदमखोर को मारने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं ये हम बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। और उससे पहले कि मैं कहानी को यहाँ खत्म करूं, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। दीजिए तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।